हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मौसम व जलवायु यानी वेदर एंड क्लाइमेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि मैं आपको इसके लगभग 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा और उन क्वेश्चन से आपके इस टॉपिक में से अगर किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो आज हम पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने 10 क्वेश्चन आपको करवाए थे, 10 क्वेश्चन पर डिस्कस करवाया था। ठीक है, आज मैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करता हूं। तो पिछली बार कुछ इंफॉर्मेशन थी साथ में, इसलिए अपने क्वेश्चन कम करवा पाए थे। इसमें थोड़े अपने ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, धरती का एल्बिडो कितने प्रतिशत होता है? धरती का एल्बिडो कितने प्रतिशत होता है? एल्बिडो परसेंटेज ऑफ अर्थ। सबसे पहली बात तो एल्बिडो होता क्या है? देखो, एल्बिडो क्या होता है? परावर्तित किरणें बटा में कुल आपतित किरणें। कुल आपतित, मैंने कुल नहीं लिखा यहां पे तो समझ लेना, कुल आपतित किरणें इंटू 100, यानी ये सूर्य है, इससे धरती पर जितनी किरणें आती है उनको आपतित बोलते हैं। और बहुत सारी किरणें धरती पर अवशोषित हो जाती है और कुछ है वो परावर्तित हो जाती है, तो उनको परावर्तित किरणें बोलते हैं। तो परावर्तित किरणें बटा कुल आपतित किरणें इंटू 100 को अपने क्या बोलते हैं? एल्बिडो। यानी परावर्तित और आपतित किरणों का जो प्रतिशत अनुपात होता है उसको एल्बिडो बोलते हैं। तो अर्थ का एल्बिडो कितना होता है? ए ऑप्शन है 6 से 8%, बी ऑप्शन है 20 से 25%, सी ऑप्शन है 31% और डी ऑप्शन है 65%। तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा, धरती का जो एल्बिडो होता है वो 31% होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। एल्बिडो परसेंटेज जो भी आता है, इसका मतलब कुल आने वाली किरणों का कितने प्रतिशत परावर्तित हो जाता है? कितना हो जाता है? 31%। एल्बिडो से अपने यही बात समझते हैं। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? वायुरोधी वृक्ष बाग की कौन सी दिशा में लगाने चाहिए? वायुरोधी वृक्ष बाग की कौन सी दिशा में लगाने चाहिए? विंड ब्रेकर शुड बी प्लांटेड इन विच डायरेक्शन? जो विंड ब्रेकर होते हैं वो बाग की कौन सी दिशा में लगाने चाहिए? विंड ब्रेकर या वायुरोधी वृक्ष क्या होते हैं? अपने खेत के जिस तरफ तेजी से हवा आती है, हवा का नुकसान ज्यादा होता है, उस हवा को रोकने के लिए बड़े फैलने वाले पेड़ लगा देते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं? वायुरोधी वृक्ष। तो वायुरोधी वृक्ष किस तरफ लगेंगे? उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, दक्षिणी पूर्व यानी साउथ ईस्ट की तरफ, दक्षिणी पश्चिमी यानी साउथ वेस्ट की तरफ और उत्तरी पश्चिमी यानी नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो कौन सी दिशा की तरफ अपने विंड ब्रेकर लगाते हैं? जैसे ये अपना खेत है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अपने जो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, खास करके नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में, वो लू की होती है, हॉट विंड की, जो मई अप्रैल के लास्ट में और मई में चलती है। तो जो लू होती है वो किस डायरेक्शन से आता है? उत्तर पश्चिम दिशा से आता है, पाकिस्तान की तरफ से आता है। तो कौन सी डायरेक्शन से आता है? उत्तर पश्चिम की तरफ से आता है। तो विंड ब्रेकर भी अपने किस तरफ लगाएंगे? उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ लगाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। यानी जो वायुरोधी वृक्ष होते हैं या जिनको अपने विंड ब्रेकर बोलते हैं, तो अपने खेत के किस तरफ लगने चाहिए? वो उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ यानी नॉर्थ वेस्ट की तरफ लगने चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपना 13 नंबर क्वेश्चन। पर्णरंध्र बंद रखने वाले रसायन है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप केमिकल्स। यहां स्टोमेटा क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? जैसे पत्तियां होती है जो उसके रंध्र होते हैं, उन रंध्रों को ज्यादा समय तक बंद रखने के लिए अपने कुछ रसायनों का छिड़काव करते हैं जिनको स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप बोलते हैं। जिससे क्या होता है? रंध्र अधिकांश समय बंद रहेंगे तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? कम होगा। जिससे वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप जो होते हैं पर्णरंध्र बंद रखने वाले रसायन है, वो कौन सा? इन चार में से ए ऑप्शन है PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, बी ऑप्शन है सिलिकॉन, सी ऑप्शन है साइकोसिल और डी ऑप्शन है उप्रोक्साबी। तो इनमें से कौन सा रसायन है जो पर्णरंध्रों को बंद रखने में मददगार होता है? हालांकि ये जो तीन रसायन है ये तीनों ही वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं, तीनों ही क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। लेकिन पर्णरंध्रों को बंद करते हुए कौन सा वाष्पोत्सर्जन को कम करता है? तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट करता है। यानी इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, ये हो गया अपना 13 नंबर क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले जो रसायनों की बात आई तो मैं आपको बता देता हूं। 4 तरह के रसायन होते हैं अपने, उनका उपयोग पर्णरंध्रों को सॉरी 4 तरह के रसायन होते हैं जिनका उपयोग अपने वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए करते हैं। एक तो होते हैं पर्णरंध्रों को बंद रखने वाले रसायन, यानी अधिकांश समय जो स्टोमेटा को क्लोज रखेंगे, बंद रखेंगे, ठीक है, तो उनका अगर छिड़काव कर देंगे तो अधिकांश समय जब रंध्र बंद रहेंगे तो वाष्पोत्सर्जन कहां से होगा, ठीक है। तो ये ऐसे रसायनों के कुछ एग्जांपल बता देता हूं, जैसे एट्राजीन है, सोडियम एक्समाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है जैसा कि पीछे आया, और एब्सिसिक एसिड है। इन रसायनों का उपयोग करते हो तो अधिकांश समय है वो पर्णरंध्र बंद रहेंगे, और पर्णरंध्र बंद रहेंगे तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। नेक्स्ट है पत्ती पर परत बनाने वाले रसायन। ऐसे रसायन जिनका छिड़काव करने से पत्ती पर परत बन जाती है। पत्ती पर जब परत बन जाएगी तो पानी वाष्पीकृत होगा कहां से, इवोपरेट कहां से होगा, सॉरी वेपराइज कहां से होगा, यानी वाष्पोत्सर्जन होगा कहां से। तो इसको अपने जो नेक्स्ट रसायन है, एक तो पर्णरंध्र बंद रखने वाले रसायन होते हैं यानी स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, दूसरे होते हैं पत्ती पर परत बनाने वाले जिनको फिल्म फॉर्मिंग टाइप बोलते हैं, फिल्म फॉर्मिंग टाइप केमिकल बोलते हैं। तो फिल्म फॉर्मिंग टाइप कौन से केमिकल होते हैं जिनसे अपने वाष्पोत्सर्जन कम कर सकते हैं, तो सिलिकॉन है, हेक्साडीकेनोल है और चूना काम आता है। तीसरे तरह के रसायन है प्रकाश को परावर्तित करने वाले रसायन, रिफ्लेक्टेंट टाइप। जब अपने इनका छिड़काव करते हैं तो पत्तियों पर ये चमकदार सतह बना लेते हैं, पत्तियों पर एक चमकदार सतह बना लेंगे तो इस पर प्रकाश आएगा और परावर्तित हो जाएगा, ये अवशोषित ही नहीं करेंगे। जब अवशोषित ही नहीं करेगी पत्तियां तो उनका तापमान कैसे बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर ही इंक्रीज नहीं होगा तो वाष्पोत्सर्जन कैसे होगा, यानी जो जल है वो वेपराइज नहीं होगा, वाष्पीकृत नहीं होगा एक तरह से, ठीक है। तो ये तीसरे तरह के रसायन है, इनको बोलते हैं प्रकाश को परावर्तित करने वाले रसायन यानी रिफ्लेक्टेंट टाइप। तो इसका एग्जाम्पल है चूना, केओलिन और सिलिकॉन, इसके एग्जाम्पल है। चौथे तरह के रसायन होते हैं वर्धी रोधक रसायन, ग्रोथ रिटार्डेंट, वर्धी रोधक रसायन। अब वर्धी रोधक रसायन कौन से होते हैं, साइकोसिल और एब्सिसिक एसिड होते हैं। साइकोसिल को ट्रिपल सी भी बोलते हैं। ये वर्धी रोधक क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल पत्ती का साइज ये है, अगर अपने इनका छिड़काव कर देते हैं तो पत्ती का साइज छोटा हो जाएगा। अब ये इतनी बड़ी पत्ती है तो इस पर उतने ही ज्यादा रंध्र होंगे, पत्ती छोटी है तो उस पर उतने ही कम रंध्र होंगे। जब रंध्र ही कम होंगे तो जाहिर सी बात है वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा, कम होगा। तो वृद्धि रोधक क्या करते हैं, पत्ती का साइज घटा देते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपना 13 नंबर जो क्वेश्चन था उसका एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा डिटेल आना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप फिर रटने की तरफ जाते हैं, वो रटना किसी चीज का समाधान नहीं होता। नेक्स्ट है फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त अपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए, सुटेबल रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, फसल उत्पादन के लिए जो उपयुक्त अपेक्षिक आर्द्रता है वो कितनी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है 30 से 40, बी ऑप्शन है 40 से 60, सी ऑप्शन है 70 से 80% और डी ऑप्शन है 0 से 4%। तो फसल उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया अपेक्षिक आर्द्रता कौन सी रहती है जी, फसल उत्पादन के लिए जो सबसे बड़ी अपेक्षिक आर्द्रता रहती है वो 40 से 60% रहती है, यानी इसका बी ऑप्शन राइट है। 40 से 60% पे सबसे बढ़िया फसल उत्पादन होता है। अगर अपेक्षिक आर्द्रता 40% से कम हो जाती है तो पौधों में वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा जिससे पानी की कमी देखने को मिलेगी। यानी पौधों की सतह से तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होने लग जाएगा क्योंकि वातावरण सूखा है, नमी खींचेगा वो, और खुली सतह से वाष्पीकरण ज्यादा होने लग जाएगा तो पानी की कमी आ जाएगी। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अपेक्षिक आर्द्रता अगर अपने 60% से ज्यादा हुई, अगर आर्द्रता अपने 60% से ज्यादा हुई तो फिर क्या होगा, रोग कीट का प्रकोप ज्यादा होगा। आपको ही पता है मानसून के दिनों में आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से रोग कीट ज्यादा आते हैं। तो 40 से 60% जो अपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बढ़िया रहती है। तो 14 का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट जो 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, सौभ मंडल की औसत ऊंचाई क्या है, एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज। ट्रोपोस्फेयर यानी सौभ मंडल की औसत ऊंचाई पूछा है। यह धरती है, इसका जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, यहां पर सौभ मंडल की ऊंचाई 16 किलोमीटर रहती है। कितनी रहती है, 16। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो ऊंचाई है वो कितनी रहती है, 8 किलोमीटर रहती है। कितनी रहती है, 8 किलोमीटर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर रहती है। तो हमारे यहां तो कितनी होती है, सौभ मंडल की ऊंचाई 16 किलोमीटर होती है।
लेकिन यहां औसत पूछा है। औसत कितना है? 8 + 16 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 12। तो सौरमंडल की जो औसत ऊंचाई मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? 12 किलोमीटर मानी जाती है। यह कहानी बहुत लंबी है। भूमध्य रेखा पर सौरमंडल 16 किलोमीटर तक, और ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सौरमंडल की ऊंचाई घटती जाती है, और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण होता है जी? ये दाब और तापमान का खेल होता है ना। जब मौसम जलवायु टॉपिक पढ़ते हो तभी डिटेल से बात कर सकते हैं, यहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके साथ डिटेल से बात नहीं कर सकते। फिर भी हम इन दोनों का औसत निकाल लें तो कितना बनेगा? 12 किलोमीटर। तो सौरमंडल की औसत ऊंचाई यानी एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर कितनी होगी? 12 किलोमीटर। यानी आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। फसल योजना बनाने के लिए मौसम की भविष्यवाणी उपयुक्त होती है। विच फोरकास्टिंग इज हेल्पफुल फॉर प्लानिंग ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स की प्लानिंग करें, कौन सी फसल लगाएं, कैसे लगाएं, कब लगाएं, ये सब क्रॉप प्लानिंग में आता है। तो क्रॉप प्लानिंग के लिए कौन सी भविष्यवाणी सबसे बढ़िया रहती है? अपने खेती में ज्यादातर 3 तरह की भविष्यवाणी अपने यूज करते हैं। एक तो कौन सी यूज करते हैं? अल्पावधि, शॉर्ट टर्म। ये जो अल्पावधि भविष्यवाणी होती है 1 से 3 दिन के लिए होती है। मध्यम अवधि है मिड टर्म, तो ये 3 से 10 दिन के लिए होती है। लंबी अवधि है ये 10 दिन से लेकर एक पूरे सीजन तक की होती है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अब आप सोचो, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, अल्प अवधि की बात करें, 1 से 3 दिन में आप फसल योजना थोड़ी बनाओगे, 3 दिन में फसल थोड़ी समाप्त होने वाली है। मध्यम अवधि मिड टर्म 3 से 10 दिन के लिए है, इसका मतलब इसमें अपनी फसल तो नहीं खत्म होने वाली ना, फसल की प्लानिंग थोड़ी कर सकते हो। लंबी अवधि लॉन्ग टर्म, ये 10 दिन से लेकर एक सीजन तक की है, 10 दिन से लेकर एक सीजन तक की है, और हमारी फसल भी तो एक ही सीजन की है। हम फसल कौन सी लगाएं? इस साल भविष्यवाणी हुई कि पानी खूब होगा तो धान गन्ने जैसी फसल लगा लेंगे। पता लगा बारिश बहुत कम होगी तो हम सूखा सा आने वाली फसल लगा लेंगे। तो अपने को जब फसल योजना बनानी है, फसल की प्लानिंग करनी है, तो हमें कौन सी भविष्यवाणी को देखना पड़ेगा? लंबी अवधि लॉन्ग टर्म भविष्यवाणी है, वो अपने काम आने वाली है। यानी इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन राइट है। यानी फसल योजना बनाने के लिए, क्रॉप प्लानिंग करने के लिए लंबी अवधि लॉन्ग टर्म जो वेदर फोरकास्टिंग होती है वो सबसे उपयुक्त रहती है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर सी है। बाकी भी 2 बता देता हूं। शॉर्ट टर्म जो होती है वो 1 से 3 दिन के लिए होती है, यानी 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक आपको ये भविष्यवाणी काम आती है। तो इसमें जो कृषि की अंतःसस्य क्रियाएं होती है, जैसे निराई गुड़ाई है, सिंचाई है, उनको एडजस्ट कर सकते हो आप, उसके लिए बढ़िया है ये। कल आप सोच रहे हो कि मोटर चला के सिंचाई करें, आपको पता लगे कल शाम को बारिश होने वाली, क्यों मोटर चलाओगे, क्यों आप इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा करेंगे, क्योंकि बारिश तो होने वाली। तो उस तरह की छोटी मोटी क्रियाएं होती है, उनको आप एडजस्ट करने के लिए कौन सी भविष्यवाणी काम में लेते हैं? अल्पावधि। मध्यम अवधि मिड टर्म 3 से 10 दिन के लिए होती है। अब मान लो आप बिजाई कर रहे हैं, फसल की कटाई कर रहे हैं, थ्रेशिंग कर रहे हैं, उसके लिए आप कौन सी भविष्यवाणी काम में लेते हैं? मध्यम अवधि मिड टर्म काम में लेते हैं। जैसे मान लो आप सोच रहे थे कि 5-6 दिन बाद अपने गेहूं की थ्रेशिंग करेंगे, आपको पता लगे 4 दिन बाद बहुत तेज तूफान आने वाला है, बहुत तेज बारिश होने वाली है, तो आप क्या करेंगे? 1-2 दिन के अंदर ही उसकी थ्रेशिंग करके उसको फटाफट सल्टा देंगे, क्योंकि आपने वेट किया तो आपकी फसल खराब हो सकती है। तो मध्यम अवधि मिड टर्म है, ये सोविंग से संबंधित कोई चीज है, कटाई से, हार्वेस्टिंग से संबंधित है, थ्रेशिंग यानी गहाई से संबंधित है। तो ऐसी जो बड़ी अंतःसस्य क्रियाएं होती है उनको एडजस्ट करने के लिए मध्यम अवधि जो भविष्यवाणी होती है यानी मिड टर्म वेदर फोरकास्टिंग होती है वो काम की होती है। लेकिन जब बात आती है फसल योजना बनाने की, तब आपके काम की कौन सी भविष्यवाणी है? लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म वेदर फोरकास्टिंग उपयुक्त रहती है। नेक्स्ट अपने बात करें 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दक्षिणी पूर्वी मानसून राजस्थान के कौन से हिस्से में बारिश करता है? इन विच डायरेक्शन साउथ ईस्ट मानसून इंटर इन द राजस्थान। यहां पे इंग्लिश में कुछ अलग लाइन लिख दी, हिंदी में अलग लिख दी। वैसे ये क्वेश्चन राजस्थान के स्टूडेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी कोई पर्टिकुलर स्टेट के नहीं है, सब कॉमन क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ ये एक ही है। क्वेश्चन ये पूछना था दक्षिणी पूर्वी मानसून राजस्थान के कौन से हिस्से में प्रवेश करता है, ये इंग्लिश में से लिखा हुआ है। इन विच डायरेक्शन साउथ ईस्ट मानसून इंटर इन राजस्थान, यानी जो साउथ ईस्ट मानसून है वो राजस्थान की कौन सी डायरेक्शन की तरफ से इंटर करता है? ए ऑप्शन है उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, बी ऑप्शन है दक्षिणी पूर्व यानी साउथ ईस्ट, सी ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी यानी साउथ वेस्ट, और डी ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी यानी नॉर्थ वेस्ट। आता किस तरफ से है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, सॉरी
साउथ ईस्ट की तरफ से आता है, दक्षिण पूर्व की तरफ आता है, दक्षिणी पूर्व की तरफ से आता है, तो जाहिर सी बात है कौन से हिस्से में प्रवेश करेगा, दक्षिणी पूर्वी हिस्से में। तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से से ही इंटर करता है ना, जैसे जयपुर है, अलवर है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, उन हिस्सों से ये इंटर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। जो दक्षिणी पूर्वी मानसून है या बंगाल की खाड़ी का जिसको मानसून बोलते हैं, ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी यानी साउथ ईस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है, साउथ ईस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर से इंटर करता है। ठीक है, तो इसका 17वें का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट मैं बात करूं, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन लेयर फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे नीचे की लेयर होती है सौभ मंडल। कौन सी होती है, सौभ मंडल, जिसको अपने ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद होती है समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद होता है मध्य मंडल, जिसको अपने मीजोस्फेयर, और बाहर वाला होता है बाह्य मंडल, जिसको अपने एक्सोस्फेयर। आयनिक गैस होती है इसलिए आयनोस्फेयर, तापमान ज्यादा होता है इसलिए थर्मोस्फेयर भी बोल देते हैं। ये 4 परतें हैं, इनमें से कौन से में आपको ओजोन देखने को मिलता है, ये चारों ही आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो ओजोन जो लेयर देखने को मिलती है वो समताप मंडल के अंदर देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर होगा, यानी बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। ठीक है, और ओजोन जो गैस होती है वो क्या काम करती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित करती है। अगर ये पराबैंगनी किरणें धरती पर आ जाए तो इंसानों में, जंतुओं में त्वचा से संबंधित कैंसर फैलाएगी, और जो पौधे होते हैं उनके जो परिणित होते हैं उनको नष्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना 18 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है रिपीट हो गया, रिपीट तो नहीं, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर 2 बार आ गया वो, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही आया है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, एक एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है, लू से बचाव के लिए उपचार करते हैं। प्रैक्टिस डन फॉर प्रोटेक्ट फ्रॉम लू। जो हॉट विंड होती है अप्रैल लास्ट में और मई के महीने में चलने वाली उत्तर पश्चिम दिशा से गर्म हवा जो चलती है उसको लू बोलते हैं। उससे अपने बचाव कैसे करते हैं। जब लू चलती है, एक तो उसकी स्पीड होती है जिससे उससे क्या होते हैं, फल फूल झड़ जाते हैं, और उसके अलावा फसल होती है वो गिर जाती है, एक नुकसान तो ये। दूसरा, हवा तेज भी है, साथ में नमी भी उड़ाएगी और तापमान भी ज्यादा है, तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, इवोपरेशन और ट्रांसपायरेशन रेट भी बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर फूल गिरने के, फल गिरने के, फसल गिरने के, वाष्पीकरण बढ़ने के, वाष्पोत्सर्जन बढ़ने की वजह से पानी की कमी के नुकसान, ये नुकसान देखने को मिलते हैं। तो इससे बचाने के लिए अपने क्या क्या काम कर सकते हैं। ए ऑप्शन है वायुरोधी वृक्ष लगाकर, यानी ग्रोथ विंड ब्रेकर, जाहिर सी बात है विंड ब्रेकर हवा को रोकते हैं। ठीक है, मल्चिंग द्वारा, मल्चिंग क्या होती है, जैसे ये अपना खेत है, इसमें हमने फसल लगा रखी है, बीच में जो खाली जगह होती है उस पर घास फूस की परत या पॉलीथीन की परत बिछा देते हैं, जिसको मल्चिंग कहते हैं। वो एक परत का काम करती है, वाष्पीकरण को कम कर देती है, तो ये भी तो लू से ही बचाएगा। दूसरा भी ठीक है। तीसरा है वाष्पोत्सर्जन को रोककर, मिनिमाइज द ट्रांसपायरेशन। पत्ती से या पौधे के तने से पानी वाष्प बनकर उड़ता है तो उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। पौधे के किसी भी भाग से अगर पानी वाष्प के रूप में यानी वेपर फॉर्म के अंदर उसका लॉस होता है तो उसको हम ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो उसको रोक के, जैसे हम पीछे रसायन पढ़ रहे थे ना, विस्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, पर्णरंध्र बंद रखने वाले, फिल्म फॉर्मिंग टाइप, परत बनाने वाले, रिफ्लेक्टेंट टाइप यानी परावर्तन करने वाले, वृद्धि रोधक, तो उन रसायनों से वाष्पोत्सर्जन भी रोकते हैं। तो लू की वजह से पानी का ह्रास होता है, उसको रोकने के लिए दोनों काम करते हैं। लू की वजह से फसल गिरती है, फल फूल झड़ते हैं, उसके लिए वायुरोधी वृक्ष लगाते हैं, तो ये तीनों इलाज करते हैं। तो जाहिर सी बात है लू से बचने के लिए इन सभी तरह के प्रयास किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का, यानी उपरोक्त सभी सारी क्रियाएं लू से बचाने के लिए की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें 19 नंबर क्वेश्चन, पाले से बचाव के लिए क्या छिड़कते हैं जी। विच वन यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट। फ्रोस्ट से बचने के लिए क्या करोगे जी। फ्रोस्ट होता क्या है, जब तापमान गिरता है तो कई बार आप जैसे घास फूस, फसल के अवशेष, मिट्टी के बर्तन यानी जो अर्थन पोट वगैरह होते हैं उन पर एक बर्फ की हल्की परत देखने को मिलती है। जब हल्की हल्की बर्फ जमने लगती है तो उसको पाला पड़ना या फ्रोस्ट बोलते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या छिड़कते हैं। ए ऑप्शन है गंधक का अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड, बी ऑप्शन है ABA एब्सिसिक एसिड, सी ऑप्शन है साइकोसिल ट्रिपल सी जिसको बोलते हैं, डी है उपरोक्त सभी। तो पाले से बचने के लिए हम गंधक के अम्ल यानी
जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका छिड़काव करते हैं, और उसके भी कितने परसेंट घोल का, 0.1% घोल का छिड़काव करते हैं, जिससे पौधों में पाले से बचाव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी खंड में बांटा गया है? इंडिया डिवाइडेड इन हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन, सॉरी एग्रो क्लाइमेटिक नहीं लिखेंगे यहां पे, पारिस्थितिकी लिखा है तो एग्रो इकोलॉजिकल, कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया? एग्रो इकोलॉजिकल है ना, कृषि पारिस्थितिकी खंड के अंदर बांटा गया है। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 20 और डी ऑप्शन है 21। तो भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है? इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन राइट है, 20 जो कृषि पारिस्थितिकी खंड है उनमें बांटा गया है, यानी 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है, और उनको आगे और ढंग से पढ़ने के लिए 60 उपखंडों में बांटा है। मुख्य खंड कितने हैं, कितने कृषि पारिस्थितिकी खंड है? 20, और उपखंड कितने हैं? 60। तो यहां तो खंड पूछे हैं, कितने खंडों में बांटा गया? 20 खंडों में बांटा गया, याद रखिएगा ना। अपने एक बात और भी आई थी कृषि जलवायु खंड की, तो भारत को अगर कृषि जलवायु खंड की बात करें तो कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? 15 कृषि जलवायु खंडों के अंदर बांटा गया है। और कृषि जलवायु खंड है उनको आगे फिर कितने में बांटा गया है? 72 के अंदर। कृषि पारिस्थितिकी खंड पूछे तो कितने कृषि पारिस्थितिकी खंडों में बांटा? 20, और कृषि जलवायु खंड पूछे तो कितने कृषि जलवायु खंडों में? 15, यानी एग्रो इकोलॉजिकल जोन 20 और एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने? 15 में बांटा गया है। एग्रो इकोलॉजिकल कृषि पारिस्थितिकी खंडों को आगे कितने उपखंडों में बांटा गया? 60, और कृषि जलवायु खंड यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन को आगे कितने उपखंडों में बांटा गया? 72 उपखंडों में बांटा गया। ये जो वर्गीकरण किया गया है एग्रो क्लाइमेटिक जोन का, ये किस आधार पर किया गया है? मतलब वहां की कृषि की, वहां की जलवायु की, वहां की मृदा की स्थिति को, वहां की सामाजिक स्थिति को, वहां के फसलों के चुनाव को, कई पैरामीटर होते हैं, उनके आधार पर इस तरह से बांटा जाता है। वो बाद की बात है। आप चाहे तो इसका फोटो ले सकते हैं, इसको पढ़ लेना, इसमें बहुत काम की चीज दी है। मैंने तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको बताया है। ठीक है, अगर अपने बात करें तो ये देखो यहां पर ये इस तरह से जो कृषि जलवायु खंड दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं, इंडिया को इस तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से कृषि जलवायु खंड में सबसे कम वर्षा होती है? इन विच क्लाइमेटिक जोन रिसीव मिनिमम रेनफॉल? ए ऑप्शन है 8 नंबर वाले में, बी ऑप्शन है 13 नंबर वाले में, सी ऑप्शन है 14 नंबर वाले जलवायु खंड में, और डी ऑप्शन है 15 नंबर जलवायु खंड में। भारत के ऐसे कौन सा जलवायु खंड है, कृषि जलवायु खंड, ऐसा कौन सा कृषि जलवायु एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? यहां क्लाइमेटिक जोन लिखा हुआ है, यहां एग्रो क्लाइमेटिक जोन करेंगे। तो कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जिसमें सबसे कम वर्षा, मिनिमम रेनफॉल होता है? जी ये सी ऑप्शन है, इसमें राजस्थान वाला हिस्सा पड़ता है, यहां सबसे कम बारिश होती है भारत में, और सबसे ज्यादा बारिश वाला जो है वो 15 नंबर खंड है, इसमें अंडमान निकोबार पड़ता है। अभी आपको देखो मैप दिखा देता हूं, ये देखो 14 नंबर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, पूरे देश में सबसे कम वर्षा वाला हिस्सा है उत्तरी पश्चिमी, 14 नंबर जो जलवायु खंड है, और 14 नंबर जलवायु खंडन को वेस्टर्न ड्राई रीजन बोलते हैं, वेस्टर्न ड्राई रीजन बोलते हैं। वहीं पे 15 नंबर की बात करें तो ये अंडमान निकोबार वाला एरिया आ जाता है। ठीक है, जिसको अपने आइसलैंड रीजन बोलते हैं, यहां पर आपको सबसे ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है। तो सबसे कम बरसने, जहां सबसे कम बारिश होती है वो 14 नंबर जलवायु खंड, 14 नंबर जलवायु खंड जिसको वेस्टर्न ड्राई रीजन बोलते हैं, और सबसे ज्यादा बारिश होने वाला कौन सा है? 15 नंबर जिसको आइसलैंड रीजन बोला जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? सी ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट अपने चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आईसीआर कौन से कृषि जलवायु खंड में, जो हमने एग्रो क्लाइमेटिक जोन बांट रखे हैं उनमें आईसीआर कौन से में पड़ता है? आईसीआर लोकेटेड इन विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन, यानी आईसीआर कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में पड़ता है? ए ऑप्शन है 8 नंबर में, बी ऑप्शन है 3 नंबर में, सी ऑप्शन है 4 नंबर में, और डी ऑप्शन है 6 नंबर में। तो जो आईसीआर है वो कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में पड़ता है? वो 6 नंबर एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं यहां, ये यहां पर आप देखोगे 6 नंबर, ये 6 नंबर है, इसमें दिल्ली का भाग आ जाता है। ये 6 नंबर जलवायु खंड है जिसके अंदर आपके चंडीगढ़ वाला, दिल्ली वाला, कुछ पंजाब वाला ये भाग आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन।
22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आईसीआर कौन से कृषि जलवायु खंड में, सॉरी ये तो मैंने आपको करवा दिया 22 नंबर तो, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, पौधा जिस तापमान पर सर्वाधिक वृद्धि करता है, पौधा जिस तापमान पर सर्वाधिक वृद्धि करता है वह है, यानी ऐसा कौन सा तापमान है जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि करता है, उस तापमान को क्या बोलते हैं। प्लांट लग्जरी ग्रोथ फाउंड इन विच टेम्परेचर। ए ऑप्शन है न्यूनतम तापमान, मिनिमम टेम्परेचर। बी है मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम तापमान। सी ऑप्शन है इष्टतम तापमान, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और डी है उपरोक्त सभी। तो कौन से तापमान पर पौधा सबसे ज्यादा वृद्धि करता है। सबसे कम वृद्धि उसकी न्यूनतम और अधिकतम तापमान पे होती है, मिनिमम और मैक्सिमम पर। और सबसे बढ़िया जो वृद्धि होती है वो इष्टतम तापमान यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। ऑप्टिमम यानी इष्टतम तापमान होता है, उस पे पौधा सबसे ज्यादा वृद्धि करता है। अब देखिए मैं यहां पे आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं। देखिए जो पौधे की वृद्धि होती है, चलो मैं यहां बना देता हूं। जो पौधे की वृद्धि होती है उसके लिए जो उपयुक्त तापमान होते हैं वो किस तरह से होते हैं। एक ऐसा तापमान होता है जिस पर पौधा सबसे ज्यादा वृद्धि करता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, इष्टतम तापमान बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इष्टतम। मान लो कि हम टमाटर की खेती की बात करें तो टमाटर की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान, सबसे जो बढ़िया तापमान होता है वो 21 से 24, वो उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि कर रहा है, वो उसके लिए इष्टतम है। जैसे जैसे तापमान इससे कम होता जाएगा वैसे वैसे वृद्धि कम होगी जरूर लेकिन कम होगी। एक ऐसा तापमान आएगा जिस पर पौधे की वृद्धि उसके बाद क्या होने लग जाएगी, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ने लग जाएगा, यानी वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ने लग जाएगा, नुकसान होने लग जाएगा। तो जहां तक नुकसान नहीं हो रहा है वो जो लास्ट पॉइंट है उसको अपने न्यूनतम तापमान बोलते हैं। कौन सा तापमान बोलते हैं, न्यूनतम तापमान बोलते हैं। वो मिनिमम, वो न्यूनतम तापमान जब तक पौधा वृद्धि करता है उसकी वृद्धि पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, और उस पॉइंट से जस्ट नीचे जाते ही विपरीत प्रभाव पड़ने लग जाता है, वो न्यूनतम तापमान। तो इष्टतम से न्यूनतम की तरफ जाते हैं तो वृद्धि कम कम होती जाती है। ऐसे ही इष्टतम से हम अधिक तापमान की तरफ जाते हैं तो एक पॉइंट के बाद वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही हम इष्टतम से अधिक तापमान की तरफ जाते हैं तो वृद्धि कम होती जाती है। एक ऐसा तापमान आएगा जब तक वृद्धि होगी लेकिन कम होगी, उसके बाद वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ने लग जाएगा, उसको अपने क्या बोलते हैं, अधिकतम तापमान बोलते हैं। तो पौधे की सबसे कम वृद्धि कहां पर होती है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर। न्यूनतम से नीचे गया तो वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा, खराब हो जाएगी वो, और अधिकतम से ऊपर गए तो भी वृद्धि प्रभावित होगी। तो सबसे कम वृद्धि तो न्यूनतम और अधिकतम पर होती है, और सबसे ज्यादा वृद्धि किस पर होती है, इष्टतम। और पौधा जो वृद्धि करता है वो किसके बीच में करता है, न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच में ही करता है, और सबसे ज्यादा वृद्धि करता है वो इष्टतम तापमान पे करता है। तो पौधे के लिए न्यूनतम, इष्टतम और अधिकतम तापमान उसका आधारभूत तापमान कहलाते हैं। अगर आपसे पूछ ले पौधे के लिए आधारभूत तापमान कौन सा है, तो पौधे के लिए आधारभूत तापमान होता है न्यूनतम, इष्टतम और अधिकतम, यानी न्यूनतम से अधिकतम के बीच का जो तापमान होता है वो पौधे के लिए आधारभूत, यानी कार्डिनल टेम्परेचर बोलते हैं उसको, कार्डिनल टेम्परेचर होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ, कार्डिनल टेम्परेचर क्या है, मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को ही कार्डिनल टेम्परेचर बोलते हैं। और सबसे ज्यादा जो लग्जरी ग्रोथ, सबसे बढ़िया जो ग्रोथ करता है वो ऑप्टिमम यानी इष्टतम पर, और सबसे कम जो ग्रोथ करता है वो न्यूनतम और अधिकतम पर यानी मिनिमम और मैक्सिमम पर करता है। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। देखो 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए उपयुक्त वायु की गति होनी चाहिए, विंड स्पीड शुड बी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वायु की सबसे बढ़िया गति क्या होती है, भी इससे ज्यादा नहीं चलनी चाहिए और इससे कम नहीं चलनी चाहिए। तो ए ऑप्शन है 0 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर स्पीड बिल्कुल ही रुक जाएगी तो जिन फसलों में पर परागण हवा से होता है, क्रॉस पोलिनेशन विंड से होता है, यानी जो एनिमोफिलोस होते हैं उनमें परागण कैसे होगा। बी ऑप्शन है 4 से 6 किलोमीटर, 4 से 6 किलोमीटर पर आवर्स। सी ऑप्शन है 1 to 2 किलोमीटर पर आवर्स, और डी ऑप्शन है 8 to 10 किलोमीटर पर आवर्स। तो पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए जो सबसे उपयुक्त स्पीड होती है वो कौन सी होती है, 4 से 6 किलोमीटर होती है। यानी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए विंड की जो सबसे बढ़िया स्पीड होती है वो 4 to 6 किलोमीटर पर आवर होती है, यानी 4 से 6 घंटे, मतलब 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाली जो स्पीड है, 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाली स्पीड है वो फसल वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। ये स्पीड वो है जिसपे फसल को हवा की गति से नुकसान भी नहीं होता है, फल फूल झड़ना गिरना जैसे कोई नुकसान नहीं होगा, और उधर से जिनमें वायु द्वारा परागण होता है यानी जो एनिमोफिलोस होते हैं उनका भी पर्पज पूरा हो जाता है, यानी पर परागण भी हो जाता है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा राइट होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, द मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट एरिया, प्रति यूनिट क्षेत्र में जल वाष्प का द्रव्यमान। ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि प्रति घन मीटर जो एरिया है उसमें कितने ग्राम जल वाष्प होती है। तो प्रति घन मीटर एरिया में पाई जाने वाली जल वाष्प के वजन को क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, बी ऑप्शन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सी ऑप्शन है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और डी ऑप्शन है ह्यूमिडिटी। तो पर घन मीटर एरिया में जो जल वाष्प पाई जाती है वजन में, उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या राइट होगा यहां पर, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करें, 1 किलोग्राम वायु में उपस्थित जल वाष्प के रूप में जाना जाता है। 1 किलो जो हवा है उसमें कितने ग्राम जल वाष्प होती है, उसको हम क्या बोलते हैं। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 किलो एयर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, बी ऑप्शन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सी ऑप्शन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, डी ऑप्शन ह्यूमिडिटी। तो पर केजी जो एयर है उसमें जो मॉइस्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं। पीछे तो प्रति घन मीटर में पूछा था, अब प्रति किलो हवा के अंदर कितनी वाष्प है उसको हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज भी बहुत होते हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर। देखो 27 नंबर आपका क्या कहता है, 27 नंबर है, हवा में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को उसी तापमान पर संतृप्ति के लिए आवश्यक मात्रा के प्रतिशत रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या कह रहा है, ये वायुमंडल है, इस वायुमंडल में एक कोई अब निश्चित तापमान है, उस तापमान पर वो कितनी नमी अधिकतम ग्रहण कर सकता है, संतृप्त कर सकता है, उसकी तुलना में कितनी नमी है, यानी वो जितनी नमी ले रख सकता है उसको 100 मान लीजिए, उस 100 में से अभी वर्तमान में कितनी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ द अमाउंट नीडेड फॉर द सैचुरेशन एट द सेम टेम्परेचर। क्या बोलेंगे उसको भी, ये वायुमंडल है, ये जितनी नमी अवशोषित कर सकता है, सोख कर सकता है अभी एक पर्टिकुलर तापमान पर, एक अभी तापमान पर ये जितनी नमी अवशोषित कर सकता है उसकी तुलना में अब कितनी प्रतिशत, उसकी तुलना में कितना प्रतिशत अब है। मान लो ये जितनी अवशोषित कर सकता है उसकी आधी है, इसका मतलब इसमें 50% है, तो उस नमी को हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, बी ऑप्शन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सी ऑप्शन है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और डी ऑप्शन है ह्यूमिडिटी। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बी ऑप्शन राइट होगा आपका। और ज्यादातर अपने फसल उत्पादन के लिए, भंडारण के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, ज्यादातर हम भंडारण के लिए भी बात करते हैं, फसल उत्पादन के हर जगह हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी शब्द ही ज्यादातर यूज करते हैं। यानी ये भंडार गृह, इसमें अधिकतम इतनी नमी हो सकती है, उसकी तुलना में कितनी परसेंट है, तो उसकी क्या हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी। समझ गए ना। तो हम ज्यादातर फसल उत्पादन के, भंडारण की, सब की बात करते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी शब्द ज्यादा यूज करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, अगर कोई इंग्लिश रीडर है तो हिंदी में मैंने पीछे आपको बता ही दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने यहां फॉर्मूले दे रखे हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ वाटर वेपर, यानी जो जल वाष्प है उसकी मात्रा बटा में वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी जो कुल वायु है उसका आयतन क्या है, आयतन घन मीटर के अंदर आता है। ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है। उसके बाद स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का मास कितना है, वजन कितना है, बटा में टोटल मास ऑफ एयर, एयर का वजन कितना है, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आती है इससे। ठीक है, तो इससे अपने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकाल लेते हैं। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, देखिए अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो वाटर वेपर है उसकी कितनी मात्रा एयर में है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर नीडेड फॉर द सैचुरेशन, और उसी टाइम अगर उसी वातावरण को पूरी तरह से संतृप्त करने के लिए कितनी नमी की आवश्यकता होगी, इनटू में 100, क्योंकि प्रतिशत में है तो इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का दिया हुआ है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन, मौसम के लंबे समय के औसत को क्या कहते हैं। एवरेज ऑफ लॉन्ग टर्म वेदर इज नोन एज, मौसम के लंबे समय के औसत, और विशेष रूप से 30 से 35 सालों के औसत को क्या कहते हैं, अच्छी तरह जानते होंगे। मौसम के लंबे समय के औसत को जलवायु यानी क्लाइमेट बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। यहां पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहां पे सी ऑप्शन आपका राइट होगा।
देखो वेदर एंड क्लाइमेट के आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बुक्स में बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन किए हैं। लगभग मैं आपको इस टॉपिक के 60 क्वेश्चन करवा दूंगा, और ये भरोसा रखिए कि जो आपको क्वेश्चन करवा दिए उनसे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं रहते हैं। देखो जब क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो हम कहीं से कॉपी नहीं करते हैं, हम हमारे खुद के ही क्वेश्चन तैयार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने की कोशिश करते हैं, और इसी पर्पज मेरा पर्पज ये रहता है, चाहे आपको मैं 20 मिनट की क्लास लूं या 1 घंटे की क्लास लूं, जितनी देर क्लास लूं उतनी देर मैं आपको पढ़ाऊं ही पढ़ाऊं। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि लाइव क्लास हो तो डाउट क्लियर हो जाते हैं। अब मेरे हिसाब से मैं पहले से इतना एक्सप्लेन करके चलता हूं, डाउट बचेगा किस बात का? अब डाउट बचेगा किस बात का? और जब अपने मेरे हिसाब से जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ने लग जाऊंगा तो फिर मेरा इस स्क्रीन पे इतना ध्यान नहीं होगा, मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। अब मैं बड़ा खुश रहता हूं, बस ऐसे पढ़ाता रहता हूं, ज्यादा बातें करने में कुछ नहीं है। जो टॉपिक होता है, वो जो मैटर होता है, उसको इतना इंटरेस्टिंग बना दो, बातें करने की नीड ही ना पड़े, मतलब उसी में मजा आने लग जाए। क्यों बातें करें, किस लिए बातें करें? सिर्फ अपने टॉपिक से रिलेटेड बातें करें, मजा आता है पढ़ने के अंदर। अगर आप एक फ्लो के अंदर पढ़ रहे हैं और आप बीच बीच में टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, फिर मजा नहीं आता है ना। इसलिए पढ़ने पे ध्यान दिया करें, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, चाहे आप डब्ल्यू का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसीएफ का दे रहे हो, चाहे एओ का दे रहे हैं, टीजीटी का दे रहे हैं, पीजीटी का दे रहे हैं, यूपीएससी का दे रहे हैं, आरएयू का दे रहे हैं, एसएडीओ का दे रहे हैं, सबके अंदर ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक एओफओ का दे रहे हैं, प्री पीजी का दे रहे हैं, कोई भी लेवल का एग्जाम है, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इनको आप जो भी मैं यहाँ पे क्विज डालता हूं उनको आप करते जाइए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। मैं यहाँ पे या तो आपको क्वेश्चन करवाता हूँ या कोई टॉपिक करवाता हूँ, या हमारे जो कोचिंग के बैचेज चलते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा अपने कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तो बात करते नहीं है। अपना तो मोस्ट ऑफ टाइम है वो टॉपिक को लेके ही निकलता है, फालतू की इधर उधर की बातों में नहीं निकलता है ना। अपने ऐसे नहीं है भी हाँ कल भर्ती आ गई, परसों भर्ती आ गई, 5 जनवरी को पक्की है, 15 दिसंबर को पक्की है, इनमें कुछ नहीं पड़ा। भर्ती निकालने वालों का काम है, जब निकालनी वो निकाल लेंगे, ठीक है। और अपना काम है पढ़ना, और अपने पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। इन विच प्लेस मैक्सिमम रेनफॉल फाउंड इन इंडिया? कौन से स्थान पर सबसे ज्यादा बारिश होती है? भारत के कौन से स्थान में? पर्टिकुलर लोकेशन पूछी गई, स्टेट नहीं पूछा गया। ए ऑप्शन है चेरापूंजी, बी ऑप्शन है केरला, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, और डी ऑप्शन है मोसिनराम। तो आप बताइए कि सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो कौन से स्थान पर होती है, ये तो आप बता दीजिए। सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो भारत के मोसिनराम स्थान पे होती है, मेघालय में पड़ता है। सबसे ज्यादा बारिश 1 नंबर पे सबसे ज्यादा मोसिनराम में होती है, और 2 नंबर पे सबसे ज्यादा किसमें होती है? चेरापूंजी में। भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा वाला स्थान है मोसिनराम, और दूसरा चेरापूंजी। यहाँ की जो पहाड़ियां हैं वो फनल टाइप की है, यहाँ पे मानसूनी हवाएं घुस जाती है, वो अंदर ही अंदर घूमती रहती है, बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए यहाँ पे खूब बारिश होती है। बड़े दुख की बात यह भी होती है कि यहाँ बारिश के सीजन के बाद यहाँ की जो पहाड़ियां होती है वहां पर सूखा भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की पहाड़ियों का टाइप और मिट्टी का टाइप ऐसा है, वहां पर जो जल का अवशोषण है वो बहुत लंबे टाइम तक बना नहीं रहता है, जल है वो फटाफट पार हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान 1 नंबर मोसिनराम है, और दूसरा कौन सा है? चेरापूंजी। तो यहाँ 1 नंबर ही बताना है अपने को, तो कौन सा राइट होगा? द ऑप्शन राइट होगा, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। मैंने यहां पर आपको 1 साल का रेनफॉल कितना बताया? 13,978 mm सालाना वर्षा होती है, बहुत है 13,978। और भारत की अगर औसत की बात करें तो लगभग 1200 mm ही है, यानी 1187 के आसपास ही है, यानी एवरेज अपने राउंड फिगर में 1200 mm। और यहां मोसिनराम में 13,978 mm सालाना यानी एनुअल रेनफॉल देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा रेनफॉल यहीं पे देखने को मिलता है। दूसरा नंबर चेरापूंजी का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फसल योजना बनाने के लिए उपयुक्त भविष्यवाणी है। ये मैं आपको पहले क्वेश्चन करवा चुका हूं, रिपीट हो गया। 18वां 2 बार आ गया, ये रिपीट हो गया। 2 क्वेश्चन आ गए 18 नंबर के, और ये 1 बार रिपीट हो गया, तो लगभग अपना वहीं पे एवरेज बैठ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी नंबरिंग से क्या फर्क पड़ता है ना। नेक्स्ट है, मध्यम अवधि भविष्यवाणी कहां से जारी की जाती है? मिड टर्म वेदर फोरकास्टिंग ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम, यानी जो मध्यम अवधि भविष्यवाणी है वो कहां से ब्रॉडकास्ट, कहां से जारी की जाती है? ए ऑप्शन है आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। बी ऑप्शन है मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा, वेदर फोरकास्टिंग सेंटर नोएडा। सी ऑप्शन है स्थानीय मौसम केंद्र, यानी रीजनल वेदर सेंटर। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस।
तो जो मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान है यानी मिड टर्म वेदर फोरकास्टिंग है, वो कहां से जारी होती है? वो होती है वेदर फोरकास्टिंग सेंटर नोएडा, यानी मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा से जारी होती है। बी ऑप्शन राइट होगा। और जो लंबी अवधि मौसम पूर्वानुमान है, लॉन्ग टर्म वेदर फोरकास्टिंग है, वो IMD से, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग से जारी होती है। और जो शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्टिंग है यानी छोटी अवधि मौसम पूर्वानुमान है, छोटी अवधि मौसम पूर्वानुमान है यानी शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्टिंग है, वो स्थानीय मौसम केंद्र जो रीजनल वेदर सेंटर होते हैं वहां से जारी की जाती है। तो इसमें मिड टर्म पूछी गई थी, तो वो मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा से जारी होती है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। स्वचालित मौसम केंद्र योजना कब शुरू हुई थी? ऑटोमेटिक वेदर सेंटर स्कीम स्टार्टेड इन ईयर। इंडिया में ऑटोमेटिक जो वेदर सेंटर स्टैब्लिश किए गए थे, हर 25 किलोमीटर के दायरे में एक स्वचालित मौसम केंद्र स्थापना करने के लिए योजना आई थी। और वो योजना कौन से साल आई थी? ए ऑप्शन है 2008, बी ऑप्शन है 2010, सी ऑप्शन है 2012 और डी ऑप्शन है 2014। तो कौन से साल ऑटोमेटिक वेदर सेंटर स्कीम चली थी, यानी स्वचालित मौसम केंद्र स्थापना की जो योजना चली थी वो कौन से सन में चली थी? ये चली थी 2010 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है यहां पे इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, मिलान कीजिए ना, मिलान कीजिए। अब यहां पे 4 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। गैसेज है, इनकी प्रतिशत मात्रा या फिर ppm मात्रा कितनी है? सबसे पहले मर्दा में ऑक्सीजन की मात्रा, मर्दा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ए ऑप्शन है 2500 ppm, बी ऑप्शन है 330 ppm, सी ऑप्शन है 20.95% और डी ऑप्शन है 20.6%। तो मर्दा में जो ऑक्सीजन होता है वो 20.6% होता है, मिट्टी में सॉइल में जो ऑक्सीजन परसेंटेज होता है 20.6% होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना होता है? तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होता है वो होता है अपना 20.95। कितना होता है? 20.95। नेक्स्ट है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.033% होता है। अगर हम इसको ppm में बदलें तो ppm में मात्रा कितनी हो जाएगी? तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 330 ppm होता है। प्रतिशत को अगर आप 10,000 से गुणा कर देते हैं तो वो ppm में बदल जाता है। तो राइट आंसर कितना होगा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 330 ppm होता है। नेक्स्ट अपना है मर्दा में कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कितनी होती है? 2500 ppm होती है। ठीक है, क्योंकि मिट्टी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिशत में पूछे तो 0.25% होती है और प्रतिशत को आप 10,000 से गुणा कर देते हो तो वो ppm में बदल जाता है। तो ppm कितना हो जाएगा? 2500 ppm हो जाएगा। तो मर्दा में ऑक्सीजन 20.6%, वायुमंडल में ऑक्सीजन 20.95%, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 330 ppm और मर्दा में कार्बन डाइऑक्साइड 2500 ppm होती है। नेक्स्ट अपने बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु खंड में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश डिवाइडेड इन हाउ मेनी क्लाइमेटिक जोन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया? कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया? ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन 9, 9, सी ऑप्शन 10 यानी 10 और डी ऑप्शन 12। तो उत्तर प्रदेश है उसको 9 कृषि जलवायु खंडों में यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया। कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में? 9। और राजस्थान को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया? 10। राजस्थान को 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में और उत्तर प्रदेश को 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में कृषि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानसून कौन सा है? जो ज्यादा बारिश करता है, जिससे ज्यादा बिजाई होती है, वो ही आर्थिक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है अरब सागर, बी ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, सी ऑप्शन है शीतकालीन और डी ऑप्शन है भूमध्य सागरीय विक्षोभ। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होते हैं। तो सबसे बंगाल की खाड़ी का जो मानसून होता है, जिसको आप साउथ ईस्ट मानसून भी बोलते हो, दक्षिणी पूर्वी मानसून, उससे सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो आर्थिक दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण फिर कौन सा होगा? आर्थिक दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण बंगाल की खाड़ी का ही होगा, यानी साउथ ईस्ट मानसून होगा। बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, ये हो गया अपने 38 नंबर क्वेश्चन। तो आज के अपने इस लेक्चर में है इतने ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। मैंने आपको इस लेक्चर के 60 क्वेश्चन करवाने की बात कही थी,
अभी भी अपने 22 क्वेश्चन बाकी है। मैं भी अगली क्विज में इससे भी ज्यादा मैं क्वेश्चन ले आऊं, जरूरी नहीं है 60 का पूंछ पकड़ के रखना, कोई जरूरी नहीं है। हाँ 60 से कम नहीं करवाएंगे, ज्यादा भले करवा दें आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चन पे अपने इस टॉपिक में अपने 60 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से अपने 38 क्वेश्चन हो गए, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। अगर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आपके साथियों को भी फायदा होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा इस क्विज को अपने साथियों के बीच में भी शेयर करना चाहिए। देखो जब प्रतियोगिता बढ़ती है तो प्रतियोगिता का मजा भी आता है, जब प्रतियोगिता बढ़ती है तो प्रतियोगिता का मजा भी आता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे लोगों के बीच में शेयर करनी चाहिए, जिससे आपका कंपटीशन बढ़े, और जब कंपटीशन बढ़ता है तब नॉलेज भी बढ़ता है और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।